कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर पत्ता, हर जानवर, हर एक मिट्टी का कण एक बहुत ही जटिल कहानी कहता है। और आज हम उसी कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं। हाँ, एक सफर पर जो दुनिया के सबसे ठंडे कोनों से शुरू होगा और सबसे घने, सबसे ज्यादा जीवन से भरे जंगलों तक जाएगा। बिल्कुल। और ये सफर हमें समझाएगा कि हमारे धरती पर जीवन इतनी अलग-अलग शक्लों में क्यों मौजूद है। आज हम बात कर रहे हैं स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की। आसान भाषा में कहें तो जमीन पर मौजूद जीवन के अलग अलग रूप। हाँ, और उनके माहौल के साथ उनका क्या रिश्ता है। हमारे पास जो जानकारी है वो हमें आर्कटिक की बर्फीली जमीन से लेकर आप कह सकते हैं भारत के हरे भरे जंगलों तक ले जाएगी। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या है, नहीं, बल्कि ये समझना है कि क्यों है। किसी जगह जंगल क्यों है और किसी जगह रेगिस्तान क्यों, और ये सब हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। तो शुरुआत इस बुनियादी सवाल से करते हैं कि किसी भी जगह के माहौल को, मतलब इकोसिस्टम को तय क्या करता है। हाँ, मुख्य कारण क्या है? असल में सिर्फ दो मुख्य चीजें हैं, तापमान और नमी। तापमान और नमी, यानी गर्मी कितनी है और पानी कितना है। बस यही दो चीजें तय करती हैं कि जमीन पर पेड़ उगेंगे, सिर्फ घास होगी, या फिर वो रेत का समंदर बन जाएगा। तो इस सफर की शुरुआत सबसे ठंडी और सबसे मुश्किल जगह से करते हैं, टुंड्रा। नाम ही सुनने में बंजर लगता है। एक ऐसी जगह जहां पेड़ नहीं उग सकते, फिर भी वहां जीवन मौजूद है। और यही तो कमाल है। ये टुंड्रा होता कहाँ है? देखिए, टुंड्रा दो तरह का होता है। पहला है आर्कटिक टुंड्रा, जो उत्तरी ध्रुव के बर्फीले इलाके के ठीक नीचे एक बहुत बड़ी बेल्ट की तरह फैला हुआ है। अच्छा, जैसे उत्तरी कनाडा, अलास्का, साइबेरिया। बिल्कुल। और दूसरा है अल्पाइन टुंड्रा, जो दुनिया के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर मिलता है, उस ऊंचाई के बाद जहां पेड़ उगना बंद कर देते हैं। और वहां की जिंदगी कैसी होती होगी? मैंने पढ़ा है कि वहां कॉटन ग्रास, बोनी विलो, लाइकेन जैसी चीजें होती हैं। हाँ, वनस्पतियां। और जानवरों में कस्तूरी बैल, आर्कटिक खरगोश, लेमिंग्स। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जीव जंतु इतनी भयानक ठंड में, जहां दूर दूर तक कोई पनाह भी नहीं है, ये जिंदा रहते कैसे हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर आप कह सकते हैं प्रकृति का सबसे दिलचस्प अध्याय खुलता है। अनुकूलन। बिल्कुल, एडेप्टेशन। वहाँ के जानवरों के शरीर पर बहुत मोटी फर की परत होती है, जो एक बेहतरीन इंसुलेटर का काम करती है। गर्मी को अंदर रखती है। सही। और एक और कमाल की बात है वहाँ के कीड़ों की। उन्हें पता है कि गर्मियाँ बहुत छोटी होती हैं, तो उनका पूरा जीवन चक्र अंडे से लेकर वयस्क होने तक कुछ ही हफ्तों में पूरा हो जाता है। वाह। और मुझे एक बात और दिलचस्प लगी कि यहाँ के जानवरों का आकार भी एक खास तरीके से विकसित हुआ है। हाँ, उनका शरीर बड़ा होता है, लेकिन कान और पूंछ छोटे होते हैं। इसके पीछे भी कोई विज्ञान है? हाँ, और ये बहुत जरूरी विज्ञान है। इसे एलन का नियम कहते हैं। देखिए, शरीर की सतह जितनी बड़ी होगी, उतनी ही गर्मी बाहर निकलेगी। अच्छा। तो छोटे कान, छोटी नाक और छोटी पूंछ होने से शरीर का सतही क्षेत्रफल कम हो जाता है, जिससे कीमती गर्मी शरीर के अंदर ही रहती है। और बड़ा शरीर अपने अंदर ज्यादा गर्मी बनाए रख सकता है? बिल्कुल, ये जिंदा रहने की एक शानदार रणनीति है। तो टुंड्रा में जीवन एक तरह से टिके रहने की जंग लड़ रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ी कम ठंडी जगहों पर आएं, जहां पेड़ों को उगने का मौका मिलता है, वहीं से तो जंगलों की कहानी शुरू होती है ना? बिल्कुल। जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं है। नहीं, वे पेड़ पौधों, जानवरों, फंगस और बैक्टीरिया का एक इतना जटिल और उलझा हुआ ताना बाना है कि हम आज भी उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। और मोटे तौर पर हम इन्हें 3 मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। हाँ, जो तापमान के हिसाब से उत्तर से दक्षिण की ओर बदलती हैं। शंकुधारी यानी सुई जैसी पत्तियों वाले जंगल, फिर समशीतोष्ण यानी पतझड़ वाले जंगल, और उष्णकटिबंधीय यानी सदाबहार वर्षावन। चलिए सबसे ठंडे जंगलों से शुरू करते हैं। बोरियल वन, या जैसा कि उन्हें टैगा भी कहा जाता है। टैगा, हाँ। मैंने पढ़ा है कि यहाँ स्प्रूस और पाइन जैसे पेड़ होते हैं, जिनकी पत्तियां सुई की तरह होती हैं। और यहाँ लिंक्स, भेड़िए, भालू जैसे जानवर रहते हैं। लेकिन एक बात हैरान करती है। क्या? इन जंगलों की जमीन खेती के लिए बिल्कुल बेकार होती है। ऐसा क्यों? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और वजह उन पेड़ों की सुइयों में ही छुपी है। पत्तियों में? हाँ, ये सुइयां जब जमीन पर गिरती हैं तो बहुत धीरे धीरे सड़ती हैं,
और इस प्रक्रिया में वे एक तरह का एसिड छोड़ती हैं जो मिट्टी को अम्लीय यानी एसिडिक बना देता है। अच्छा। फिर जब बारिश होती है तो ये एसिड पानी के साथ मिलकर कैल्शियम और नाइट्रोजन जैसे जरूरी पोषक तत्वों को मिट्टी में बहुत नीचे बहा ले जाता है, जहां पेड़ों की जड़ें पहुंच ही नहीं पाती। बिल्कुल। वाह, मतलब जो पत्तियां पेड़ों को जीवन देती हैं वही मिट्टी को एक तरह से बंजर बना रही हैं। कमाल है। अच्छा, टेगा से थोड़ा और गर्म इलाकों में आए तो हमें समशीतोष्ण वन मिलते हैं, जैसे पर्णपाती वन। हाँ, जहाँ पेड़ पतझड़ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और एक और प्रकार है समशीतोष्ण सदाबहार वन, जो भूमध्य सागरीय इलाकों में मिलते हैं। हाँ, जहाँ गर्मियाँ सूखी और सर्दियाँ नम होती हैं, जैसे कि कैलिफोर्निया या दक्षिणी यूरोप में। यहाँ मुझे एक बात ने चौंका दिया। बताया गया है कि इन जंगलों में आग इकोसिस्टम का एक जरूरी और फायदेमंद हिस्सा है। सही। एक मिनट, आग, और वो भी जंगल के लिए अच्छी? हम तो हमेशा सुनते आए कि जंगल में आग लगना एक तबाही है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। ये कैसे हो सकता है कि ये इकोसिस्टम का एक जरूरी हिस्सा हो? मैं आपकी हैरानी समझ सकती हूँ, लेकिन ये सच है। यहाँ हम इंसानों द्वारा लगाई गई विनाशकारी आग की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा। बल्कि प्राकृतिक रूप से लगने वाली छोटी मोटी आग की बात कर रहे हैं। ये आग जमीन पर जमा सूखी पत्तियों और मरी हुई लकड़ियों को साफ कर देती है। तो एक तरह से सफाई का काम करती है। हाँ, जिससे नए पौधों को उगने के लिए जगह और रोशनी मिलती है, हरी खोल पिघल ना जाए। तो एक तरह से आग यहाँ नए जीवन की शुरुआत का काम करती है। ये तो सचमुच एक नया दृष्टिकोण है। अब आते हैं जंगलों के बादशाह पर, वर्षावन यानी रेन फॉरेस्ट्स। यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा जीवन पाया जाता है। ये भी दो तरह के होते हैं, समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय। इनमें क्या फर्क है? समशीतोष्ण वर्षावन जैसे अमेरिका के उत्तर पश्चिम में है, वहाँ भी बारिश बहुत होती है, लेकिन मौसम बदलते हैं। सर्दियाँ ठंडी होती हैं। ठीक है। लेकिन असली जादू तो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में है, जो भूमध्य रेखा के पास हैं, जैसे अमेज़न या कांगो बेसिन। यहाँ साल भर एक जैसा गर्म और नम मौसम रहता है। और यहाँ की जैव विविधता, मतलब जीवन का घनत्व इतना ज्यादा है कि एक छोटे से हिस्से में पूरी दुनिया की कुछ प्रजातियां मिल सकती हैं। मैंने वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन शब्द सुना है, लेकिन यह हमेशा बहुत अकादमिक लगता है। अगर मैं एक उष्णकटिबंधीय वर्षावन में खड़ा होता तो इसका असल में क्या मतलब होता? मुझे क्या अलग दिखाई देता? बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक बहुत बड़ी कई मंजिला हरी भरी इमारत में खड़े हों। कई मंजिला इमारत? हाँ, सबसे ऊपर लगभग 150-200 फीट की ऊंचाई पर पेंट हाउस है, जहाँ सबसे ऊंचे पेड़ सूरज की सारी रोशनी लेते हैं। इसे इमर्जेंट लेयर कहते हैं। ओके। उसके नीचे कैनोपी है, एक घनी छत जहाँ ज्यादातर जानवर रहते हैं। फिर उसके नीचे अंडरस्टोरी का फ्लोर है, जहाँ अंधेरा रहता है और कम रोशनी में उगने वाले पौधे होते हैं। और सबसे नीचे? और सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर है, जहाँ गिरी हुई पत्तियां और टहनियां होती हैं। हर फ्लोर के अपने खास निवासी हैं जो उस माहौल के आदी हो चुके हैं। रुकिए, ये बात मेरे समझ में नहीं आई। आप कह रही हैं कि दुनिया की सबसे हरी भरी, जीवन से भरपूर जगह, हाँ, जहां इतनी बारिश होती है, इतनी वनस्पति है, वहां की मिट्टी खेती के लिए बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल बेकार। ये तो एकदम उल्टा लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है? यही इन जंगलों का सबसे बड़ा विरोधाभास और आहा मोमेंट है। बताइए। इसका जवाब पोषक तत्वों के चक्र में छिपा है। यहाँ इतनी ज्यादा गर्मी और नमी होती है कि कोई भी पत्ता या जानवर मरने के बाद जमीन पर गिरता है तो वो हफ्तों में ही सड़ गल कर मिट्टी में मिल जाता है। बहुत तेजी से। हाँ, और जैसे ही पोषक तत्व निकलते हैं, पेड़ों की उथली जड़ें और फंगस का नेटवर्क उन्हें फौरन सोख लेता है। मतलब सारा खजाना मिट्टी की ऊपरी सतह पर ही घूमता रहता है, मिट्टी के अंदर जमा ही नहीं हो पाता। ठीक यही होता है। सारा जीवन उस पतली सी परत पर निर्भर है। अब सोचिए, जब खेती के लिए जंगल को काटा और जलाया जाता है तो क्या होता है? वो परत खत्म हो जाती है। पहली बारिश उस पतली उपजाऊ परत को बहा कर ले जाती है और नीचे जो बचती है वो सिर्फ लाल रंग की चिकनी बंजर मिट्टी होती है, जिसे लेटोसोल कहते हैं। तो जंगल ही अपनी मिट्टी को जिंदा रखता है। जंगल गया तो मिट्टी भी मर गई। बिल्कुल। ये अविश्वसनीय है। तो चलिए इस वैश्विक सफर के बाद अब अपने घर भारत की ओर आते हैं। यहाँ तो जंगलों की विविधता कमाल की है। चैंपियन और सेठ नाम के दो वनस्पति शास्त्रियों ने भारतीय जंगलों को 16 मुख्य प्रकारों में बांटा है। हाँ, और ये विविधता भारत के भूगोल की देन है। हमारे पास हिमालय के पहाड़ हैं,
लंबा समुद्र तट है, थार का रेगिस्तान है। और मॉनसून की बारिश जो हर जगह अलग अलग मात्रा में होती है। सही, यही वजह है कि यहाँ हर तरह के जंगल मिलते हैं। तो भारत में ये विविधता जमीन पर कैसी दिखती है? चलिए दो बिल्कुल अलग तस्वीरें लेते हैं। ठीक है। एक तरफ पश्चिमी घाट या उत्तर पूर्व के सदाबहार वर्षावन, हाँ जहां इतनी ज्यादा बारिश होती है कि लगता है आसमान कभी बंद ही नहीं होगा। हाँ, पेड़ सूरज की रोशनी के लिए होड़ लगाते हुए 200 फीट तक सीधे आसमान की ओर बढ़ते हैं और नीचे घना अंधेरा रहता है। बिल्कुल। और अब इसकी तुलना कीजिए दूसरी तस्वीर से, राजस्थान और गुजरात के कांटीले वन, जहाँ साल भर में बहुत कम बारिश होती है, हर बूंद पानी कीमती है। तो वहां के पौधे जैसे बबूल और कैक्टस खुद को बचाने के लिए कांटों का कवच पहन लेते हैं ना। हाँ, और उनकी पत्तियां छोटी होती हैं ताकि पानी का वाष्पीकरण कम से कम हो। ये एक ही देश में प्रकृति के दो बिल्कुल अलग चेहरे हैं, जो पानी की मौजूदगी और गैर मौजूदगी की कहानी कहते हैं। बिल्कुल। और इन दो छोरों के बीच में भारत का सबसे आम जंगल है, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। हाँ सागौन और साल के मशहूर पेड़ इन्हीं जंगलों में मिलते हैं ना। हाँ, ये जंगल भारत के बहुत बड़े हिस्से में फैले हैं और ये मानसून के चक्कर के साथ जीते हैं। गर्मियों में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि पानी बचा सके, और बारिश आते ही फिर से हरे भरे हो जाते हैं। बिल्कुल। और हमें हिमालय को नहीं भूलना चाहिए। हिमालय पर चढ़ना अपने आप में एक अद्भुत सफर है। कैसा सफर? जैसे जैसे आप हिमालय पर ऊपर चढ़ते हैं, तापमान गिरता जाता है और वनस्पति बदलती जाती है। अच्छा। तलहटी में आपको चौड़ी पत्ती वाले उप उष्णकटिबंधीय जंगल मिलेंगे। थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो चीड़ और देवदार के समशीतोष्ण वन शुरू हो जाएंगे। और ऊपर जाने पर आपको सिल्वर फर और जुनिपर के सब एल्पाइन वन मिलेंगे। और आखिर में पेड़ पूरी तरह गायब हो जाते हैं और सिर्फ झाड़ियों और घास के मैदान रह जाते हैं, जिन्हें अल्पाइन स्क्रब कहते हैं। वाह! तो हिमालय पर ट्रेकिंग करना एक तरह से भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर सफर करने जैसा है। बिल्कुल। बस आप जमीन पर नहीं बल्कि ऊपर की ओर जा रहे होते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये ऊंचाई के साथ तापमान और नमी में आने वाले बदलाव का जीता जागता उदाहरण है। तो इन सभी जंगलों और इकोसिस्टम को समझने के बाद अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। ठीक है, ये जंगल सुंदर हैं, विविध हैं, पर हमें यानी इंसानों को इनकी इतनी परवाह क्यों करनी चाहिए? ये हमारे लिए जरूरी क्यों है? ये सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं है, ये वो सिस्टम है जो हमें जिंदा रखता है। कैसे? सबसे पहली और सीधी बात ये, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर जलवायु परिवर्तन की रफ्तार को धीमा करते हैं। हवा को भी साफ करते हैं। हाँ, प्रदूषण को फिल्टर करते हैं। और पानी का क्या? मैंने सुना है कि जंगल बादलों को भी आकर्षित करते हैं। हाँ, वो एक तरह से वर्षा की मशीन है। वो मिट्टी में पानी को सोख कर रखते हैं और धीरे धीरे नदियों में छोड़ते हैं, जिससे हमें साल भर साफ पानी मिलता है। और बाढ़? पेड़ों की जड़ें मिट्टी को कसकर पकड़ती हैं, जिससे बाढ़ का खतरा कम होता है और मिट्टी का कटाव रुकता है, जो हमारी खेती के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सिर्फ पर्यावरण का मामला नहीं है, इसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था और समाज पर भी पड़ता है। बिल्कुल। सोचिए, हमें इनसे दवाइयाँ मिलती हैं, फल मिलते हैं, ईंधन के लिए लकड़ी मिलती है, घर और फर्नीचर बनाने के लिए इमारती लकड़ी मिलती है, कागज, रबर। कई उद्योगों के लिए कच्चा माल इन्हीं जंगलों से आता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सभी लाभ आपस में जुड़े हुए हैं। जब जंगल स्वस्थ होते हैं तो नदियां साफ रहती हैं, खेतों में उपजाऊ मिट्टी बनी रहती है और लोगों को रोजगार मिलता है। ये एक पर्यावरणीय लाभ तो है ही, साथ ही एक बहुत बड़ा आर्थिक और सामाजिक लाभ भी है। तो आज हमने स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की विशाल विविधता को देखा। हमने बर्फीले टुंड्रा से अपना सफर शुरू किया, दुनिया के अलग अलग जंगलों को समझा और भारत की अनूठी वन संपदा को देखा। हमने ये भी जाना कि ये सिस्टम कैसे काम करते हैं और हमारे जीवन के लिए कितने जरूरी हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम एक बहुत ही जटिल और नाजुक प्रणाली का हिस्सा है, जिसे हम अक्सर हल्के में ले लेते हैं। हाँ। और ये हमें एक अंतिम विचारोत्तेजक सवाल पर छोड़ देता है। हमने देखा कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन की मिट्टी कृषि के लिए कितनी अनुपयोगी है। बिल्कुल बेकार है। फिर भी जैसा कि जहरदार मेंढकों के संदर्भ में उल्लेख किया गया है, खेती और पशुपालन के लिए इन जंगलों को तेजी से काटा जा रहा है। ये हमें एक बड़े सवाल की ओर ले जाता है। हम एक समाज के रूप में इन जटिल और नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों को नष्ट किए बिना अपनी बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए संतुलन कैसे बना सकते हैं? और ये केवल संरक्षण का सवाल नहीं है। नहीं, ये हमारे अपने भविष्य के अस्तित्व का भी सवाल है।